उसी क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे हम लाइफ साइकिल देखेंगे। तो देख लो क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है। रिएक्ट में हमने जो कंपोनेंट देखा वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट था। रिएक्ट में दो टाइप के कंपोनेंट्स बनते हैं, एक बनता है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट और दूसरा होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। क्लास अभी तक हमने जो भी देखा था फंक्शन बेस्ड, और आजकल वही चलता है। जैसे कि हम फंक्शन बनाते हैं, ऐप हो या हमने जहाँ पे भी क्रिएट किए फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस हैं और उसके अंदर डायरेक्ट हम रिटर्न करते हैं। बट रिएक्ट में हम क्लास से भी कंपोनेंट बना सकते हैं। रिएक्ट में हम क्लास से भी कंपोनेंट बना सकते हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट हम कैसे करेंगे देख लो। तो ये जो src फोल्डर है इसी के अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ क्लास कंपोनेंट या क्लास बेस्ड कंपोनेंट। क्लास बेस्ड कंपोनेंट को राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बोल दो और कुछ भी नाम देता हूँ, आपको जो भी देना। चलो मैं बोल दूँ सैम्पल कंपोनेंट .js। अब तक देखो हम जब भी कंपोनेंट बनाते हैं ना तो क्या करते आ रहे, हम लिखते आ रहे कॉन्स्ट, कोई भी एक नेम देते थे और ऐसा लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। एक तो ये लिख सकते थे या फिर हम ऐसा भी लिख सकते थे, दोनों भी चलेगा। बट ये डायरेक्ट फंक्शन बना रहे थे। अब हम बनाएंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट जब भी बनाना है ना तो आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, जो रिएक्ट लाइब्रेरी से आता है। रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा और फिर आपको यहाँ पे क्लास बनाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट तो यहाँ पे भी करना है बट आप लिखोगे क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट क्लास समझते हैं। और इस क्लास में कुछ भी नाम दे दो, चलो मैं नाम दे दूँ सैम्पल क्लास या ओनली सैम्पल। कोई भी रिएक्ट कंपोनेंट बनाओगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट तो उसका एक पैरेंट होगा, उस पैरेंट को आपको यहाँ पे एक्सटेंड करना पड़ेगा और पैरेंट है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। तो जो रिएक्ट हमने इंपोर्ट किया था ना उस रिएक्ट से हमें कंपोनेंट मिलता है और उस कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। मतलब जितने भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे उसका पैरेंट क्लास जो है ये कंपोनेंट है जो रिएक्ट से आता है। तो इसको रिएक्ट से आना है तो इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट करली ब्रैकेट के अंदर आप कंपोनेंट भी लिख सकते हैं। मतलब रिएक्ट के अंदर का कंपोनेंट, फिर आपको ये रिएक्ट वर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी आप कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने ये करके दिखाया ये ऐसा भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब मैंने क्लास बना दिया। अब क्लास होगा तो इसके अंदर फंक्शन होगा। तो जैसे हम किसी भी फंक्शन को कंपोनेंट के अंदर हम डायरेक्ट फंक्शन रिटर्न करते थे, कॉन्स्ट करके रिटर्न लिखते थे, तो इसके अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है रेंडर नाम। क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन है, रेंडर। और इस रेंडर के अंदर सेम रिटर्न करेंगे, रिटर्न पैरेंथेसिस ड्यू टैग और सेम h1 h2। सो जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। वेलकम टू क्लास बेस्ड कंपोनेंट, ऐसा। तो ये एक सिंपल सा क्लास बना दिया। फंक्शन बेस में क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना पोर्शन आप डायरेक्ट फंक्शन में लिख के रिटर्न कर सकते हैं। बट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपको क्लास बनाना है, फंक्शन बेस में लिखने की जरूरत नहीं। चलो इसको कॉल करेंगे तो सेम वे कॉल होगा। index.js पे आ गया, क्लास का नाम क्या है सैम्पल, तो मैं डायरेक्टली सैम्पल पास कर दूँ। तो देख लो जैसे रन करते हो ब्राउजर पे आउटपुट वही मिलेगा मुझे जो मैंने लिखा है। दैट्स इट। समझ में आया क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसा भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब जैसे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पे हमने जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए उनके लिए हमने यूज स्टेट प्रॉपर्टी ली थी, इनबिल्ट हुक लिया था हमने यूज स्टेट का। तो जितने भी हमने बनाए ना कंटेक्स्ट में हो या फिर एपीआईज में हमने कंपोनेंट क्रिएट किए, हर जगह पे हमने क्या किया था, कुछ वेरिएबल्स क्रिएट किए थे ना। यहाँ पे भी हो सकता है ये जैसे यूज स्टेट वाला। तो वैसे ही सेम वेरिएबल्स हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पे कैसे क्रिएट करोगे देखिए। तो इसके ऊपर आपको ना कंस्ट्रक्टर लिखना होता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स बोल दो, प्रॉप्स जैसे हमने नेस्टेड कंपोनेंट के टाइप पे यूज किया था, पेरेंट को चाइल्ड से। अब जैसे ये पेरेंट है ये चाइल्ड है, तो चाइल्ड से पेरेंट को कुछ प्रॉपर्टी भेजनी है तो प्रॉपर्टी भेज दो प्रॉप्स। तो इन सिंपल वर्ड्स पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी आ सकती है। तो यहाँ से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो ये प्रॉपर्टीज किसको देंगे, सुपर को। सुपर कीवर्ड क्यों यूज करते हैं पता है आपको जावा में,
सुपर इज यूज्ड टू कॉल पेरेंट क्लास प्रॉपर्टीज फ्रॉम द चाइल्ड। तो अपने पास रिएक्ट कंपोनेंट है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए ये सुपर कीवर्ड यूज हो रहा है। सुपर कीवर्ड उसके लिए यूज किया हमने। अब ये यहाँ पे लिखने के बाद जब भी आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे फंक्शन बेस्ड कंपाउंड पे हम यूज स्टेट लिखते थे, तो इसमें आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट, इनबिल्ट वर्ड है, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट। और इस करली ब्रैकेट में आपको जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने आप करो। जैसे मैंने बोला रोल नंबर 1 नेम कोलन अजय, तो आपने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब उन 2 वेरिएबल्स को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो मैं h3 टैग ले लूँ, लिख सकता हूँ रोल नंबर इक्वल्स टू सेम कर्ली ब्रैकेट दिस डॉट, प्रिंट करना है तो कैसे लिखेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट आरएन, ऐसा लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली स्टूडेंट नेम के लिए मैं लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट, तो ये ऐसे कुछ आएगी। तो जैसे हमने क्लास बेस फंक्शन बेस में किया वैसे ही कुछ क्लास बेस में भी कर रहे हैं। तो उसके लिए मुझे कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ा। कंस्ट्रक्टर जब भी कोई क्लास हम रन करते हैं ना, तो क्लास में सबसे पहला अगर कुछ कॉल होता है तो कंस्ट्रक्टर, जिसका काम क्या है क्लास के मेंबर को इनिशियलाइज करना। तो जैसे रोल नंबर नेम ये कुछ स्टेट वेरिएबल्स है, तो इन स्टेट वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया। तो ये हमारा सिंपल सा क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट हमें वेरियस फंक्शंस प्रोवाइड करता है फॉर कंस्ट्रक्टर सॉरी कंपोनेंट लाइफ साइकिल के लिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए, कंपोनेंट लाइफ साइकिल। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि कंपोनेंट क्रिएट करने से लेकर, मतलब क्लास का इंस्टेंस बनने से लेकर डिस्ट्रॉय होने तक बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। कंपोनेंट क्रिएट करने से लेके डिस्ट्रॉय होने तक बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। तो ये इनबिल्ट फंक्शंस क्या क्या इंडिकेट करते हैं, तो पहला इंडिकेशन होता है इसका कंपोनेंट लाइफ साइकिल में माउंटिंग। पहला क्या होता है, माउंटिंग। सो माउंटिंग के अंदर जो भी मेथड्स है, ये मेथड्स क्या करेंगे देख लो। These methods are called in the following order। मैं ऑर्डर लिखूंगा, तो किस ऑर्डर में कॉल होंगे, तो पहले कॉल होगा कंस्ट्रक्टर। माउंटिंग के लिए पहला क्या आएगा, कंस्ट्रक्टर, जो अभी हमने बनाया। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर आने के बाद रेंडर होता है जो कि लोडिंग का काम करता है। फिर कंपोनेंट डिड माउंट, मतलब कंपोनेंट माउंट हुआ या नहीं ये चेक करता है। क्या होता है, कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट का मतलब क्या होता है कि जब लोड हो रहा है ना सब कुछ, तो अपने कंपोनेंट पे जो भी एलिमेंट्स है वो सारे प्रॉपरली लोड होंगे। और लोड करने का काम कौन करता है, रेंडर। ये बताता है कि अभी कंपोनेंट, इन सिंपल वर्ड्स, कंपोनेंट पे जितने भी कंटेंट्स हैं या आपके एलिमेंट्स है वो प्रॉपरली लोड हो चुके। पहले कंस्ट्रक्टर, किसी भी क्लास में सबसे पहले अगर कुछ कॉल होता है तो कंस्ट्रक्टर। फिर रेंडर फंक्शन, रेंडर फंक्शन का डिजाइन को लोड करना ब्राउजर पे, और लोडिंग का काम है कि कंपोनेंट डिड माउंट का, ये बताएगा कि लोड हो चुके, इसलिए ये वाला चीज यूज किया जाता है। सो माउंटिंग होता है। माउंटिंग के बाद अपडेटिंग भी होता है। सो अपडेटिंग में क्या होगा देख लो, एन अपडेट कैन बी कॉज्ड by changes to props or state। props का मतलब प्रॉपर्टीज, चेंजेस टू props एंड props मतलब पेरेंट क्लास से जो मिल रहा है वो, और स्टेट मतलब करंट वेरिएबल। जैसे यहाँ पे देख लो, स्टेट का मतलब है करंट क्लास के मेंबर्स, और props मतलब जो पेरेंट को प्रॉपर्टीज दे रहे हैं वो। तो ये प्रॉपर अपडेट वगैरह होते हैं ना, तो इसके लिए यूज किया जाता है।
तो उसके लिए कौन से फंक्शन यूज किए जाएंगे? तो उनके लिए यूज किए जाते हैं, उसकी ऑर्डर क्या होती है देख लो। तो पहले बोलेंगे शुड कंपोनेंट अपडेट, कंपोनेंट अपडेट हुआ या नहीं ये बताएगा। फिर अपडेट हुआ है तो रेंडर भी तो होगा, एंड कंपोनेंट इन अपडेट। हर एक का इनिशियल कैरेक्टर कैपिटल स्मॉल होता है क्योंकि जावा है ना। इसको माउंटिंग बोलते हैं। अब माउंटिंग मतलब अपडेटिंग बोलते हैं। अब अपडेट होने के बाद अनमाउंट भी तो किया जाएगा। अनमाउंट का मतलब निकालना है ना, डिस्ट्रॉय करना, जैसे डिस्ट्रॉय ट्रिक कॉल होता है। सो ये क्या होता है, दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन a component is being removed from the DOM। जब आपके DOM से कंपोनेंट रिमूव किया जाएगा तब ये मेथड कॉल होगी। और कौन सी मेथड होती है इसके लिए? तो इसके लिए होगी कंपोनेंट विल माउंट। तो ये कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं। समझ में मेथड कौन से? अब इन फंक्शंस को कैसे यूज करेंगे ये देखना है हमें। तो ये चीजें याद रखो। क्या कहें? पहला है माउंटिंग, अपडेटिंग। माउंटिंग मतलब लोड करना इन सिंपल वर्ड्स, अपडेटिंग मतलब जब भी कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस होंगे, और अनमाउंट मतलब कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना। कभी कभी एक्सेप्शन भी आ सकता है, एरर आ सकते हैं, तो इसके लिए एरर हैंडलिंग भी एक स्टेज होता है। एरर हैंडलिंग की मेथड कब कॉल होती है? तो दिस मेथड इज कॉल्ड when there is an error during rendering। तो जब एरर रेज होता है तब ये कॉल होता है। और उसके लिए कौन सा फंक्शन है? तो उसके लिए कंपोनेंट डिड कैच। तो ये मेथड्स आपको यूज करने। तो देखते हैं ये सारे मेथड्स कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ देख लो। ये एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट पे चलो क्यों ना मैं एक बटन दे दूँ। तो बटन क्लिक कैसे दूंगा? इनपुट टाइप बटन, उसको मैं वैल्यू दे दूं और इस पे ऑन क्लिक इवेंट कॉल कर दूं। सो ऑन क्लिक के लिए मैं डिस्प्ले लिखा। अब डिस्प्ले फंक्शन में यहाँ पे डिक्लेयर कर जस्ट कंफर्मेशन के लिए मैं अलर्ट फंक्शन कॉल करूँ। इस तरह मैंने बस फंक्शन डिक्लेयर किया, बाकी कुछ नहीं। कुछ एरर दिखा रहा है, ये क्या बता रहा है? हो सकता है कंपोनेंट कॉलिंग गलत है, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हो गया, रेंडर यहाँ पे हो गया। इसको ना ऐसे कॉल करना पड़ता है, दिस डॉट डिस्प्ले। इसको बताना पड़ता है दिस डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू दिस डॉट डिस्प्ले डॉट बाइंड। करंट फंक्शन को बाइंड करो। ऐसे लिखा जाता है क्लास बेस्ड में। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया लिखने में।
क्लास बेस कंपोनेंट में कुछ गड़बड़ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा कैसे लिखा जाता है। दिस डॉट डिस्प्ले डॉट फाइल होगा ऐसे ही, ठीक है, एक बार चेक करते। आ रहा है। और ये चाहिए तो इन वेरिएबल्स को कुछ लिखे, इन वेरिएबल्स का आउटपुट चेंज करें, तो दिस डॉट स्टेट डॉट दिस डॉट सेट स्टेट बोलेंगे। सेट स्टेट में यहाँ पे वेरिएबल कौन सा रोल नंबर 2 रखे और नेम जो है सागर। तो रोल नंबर भी चेंज करूँ, नेम भी चेंज करूँ, देखते क्या होता है। देख लो अलर्ट आ गया, देख लो नेम चेंज हो गया। तो मैं कुछ चेंजेस दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने किया ये। तो मैंने क्या किया है, सिंपली एक बटन के क्लिक पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन किया है और वो क्या कर रहा है, रोल नंबर और नेम चेंज कर रहा है, दैट्स इट। सेट स्टेट हम जैसे लिखते हैं ना, सेट रोल नंबर सेट नेम, कुछ उस तरह। तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल उनकी वैल्यूज हमने चेंज कर दी है, बस इतना ही किया हमने, वही चेंज हो रहा है। बस जब सबमिट करता हूँ तो मुझे वो चेंजेस दिख रहे हैं। अलर्ट नहीं चाहिए तो अलर्ट भी हटा सकते हो, ये बार बार पॉपअप क्लिक करना पड़ेगा। देख लो कुछ इस तरह। अब देख लो कंपोनेंट्स कैसे कॉल करें। पहला कौन सा है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर पे आप चाहिए तो एक मैसेज दे सकते हैं। देख लो मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग में जस्ट मैं बोलता हूँ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर। तो मैंने कौन सा फंक्शन बना दिया, पहला कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, जो क्या करेगा, मेरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के बाद मुझे क्या करना है, बाकी के भी तो फंक्शन बनाने। तो बाकी के फंक्शंस में मेरे पास माउंटिंग का फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर हो गया, रेंडर भी इनबिल्ट लिखा। अब कंपोनेंट डिड माउंट को मैं कॉल करूँ, कंपोनेंट डिड माउंट के साथ साथ कंपोनेंट विल माउंट फंक्शन भी होता है। कंपोनेंट डिड माउंट के साथ साथ कंपोनेंट विल माउंट भी फंक्शन होता है। तो कंपोनेंट माउंटिंग और विल अनमाउंटिंग। तो देख लो डिस्प्ले के नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, देख लो ये फंक्शंस देख लो, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट डिड कैच एक्सेप्शन के लिए, शुड कंपोनेंट अपडेट हुआ या नहीं, ऐसे फंक्शंस है। तो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग पे कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड। और कंपोनेंट डिड माउंट के बाद मैं कॉल करता कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट अपडेट हुआ या नहीं बताएगा। सो कंसोल कॉलिंग कैसे करो, वो अपने लाइफ साइकिल के हिसाब से कॉल करेगा। सो कॉलिंग कंपोनेंट डिड अपडेट, उसके बाद कंपोनेंट विल डिड अपडेट हो गया, डिड माउंट हो गया। कंपोनेंट विल अनमाउंट भी लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में कॉलिंग कंपोनेंट विल अनमाउंट, देन कंपोनेंट डिड अपडेट। डिड अपडेट तो हो गया, कंपोनेंट विल अनमाउंट भी हो गया, डिड कैच लेता हूँ, चलो कैच के लिए। तो ये जो है ना वो डिड कैच था ना, एरर हैंडलिंग। कंसोल डॉट लॉग में कॉलिंग तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट डिड कैच को कॉल करेगा। सो ये कुछ मेरे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। तो अब इन इनबिल्ट फंक्शन में कौन सा कॉल होता है ये हम देखेंगे।
तो जैसे मैं सेव करूँ ना, मैंने किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो भी जैसे रन करता हूँ यहाँ पे देख लो क्या हुआ, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, देख लो कंस्ट्रक्टर बार बार कॉल हो गया। अब देख लो फिर कंपोनेंट डिड माउंट इज कॉल्ड, कंपोनेंट कॉलिंग कंपोनेंट विल अनमाउंट, मतलब माउंट भी हो चुका है, और कंपोनेंट डिड माउंट कॉल्ड, वापस कंपोनेंट डिड माउंट कॉल कर रहा है। अब देख लो मैं सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट करने के बाद देख लो कंपोनेंट डिड अपडेट बार बार कॉल हो रहा है। सी कुछ भी चेंज करो ना तो कंपोनेंट डिड अपडेट ही कॉल होगा, क्योंकि वो अपडेट दे रहा है ना। तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर कंपोनेंट डिड माउंट है ना, फिर विल अनमाउंट, क्योंकि अनमाउंट हो जाएगा, और इंटरनली उसको डिस्ट्रॉय भी करेगा। फिर जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो बस अपडेट होते जा रहे, तो अपडेट से लेता जाएगा, बाद में ये वाला बार बार कॉल होगा। समझ में? तो यही होता है कंस्ट्रक्टर का लाइफ साइकिल। तो इंटरव्यूज में इसका लाइफ साइकिल फ्लो, कौन से फंक्शंस होते हैं ना, ये पूछते हैं, तो इसलिए अच्छे से करो, समझे? समझे ना? अब आप लोगों को मैंने बीच में भी एक बोला था CIT का एक पोर्टल बनाने का, बट आप लोगों ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर आप लोग इस चीज़ का प्रैक्टिस करके एक आधे मॉडल पे काम करना चाहते तो मुझे बताओ।